इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रेजिस्टेंस का कारण क्या होता है, रेजिस्टेंस होता क्या है, रेजिस्टेंस का सिंबल हम लोग पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस सीरीज में कब होता है, पैरेलल में कब होता है, कैसे पहचानेंगे रेजिस्टेंस पैरेलल में है, और हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे कि कैसे हम पहचानेंगे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के अंदर कि कौन से रेजिस्टेंस सीरीज में है और कौन से पैरेलल में है। और हम समझेंगे बैटरी का पोटेंशियल क्या होता है और रेजिस्टेंस के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप किसे कहते हैं। और हम लोग निकालेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। सबसे पहले समझते हैं रेजिस्टेंस का कारण क्या है। यहाँ पर मैंने एक कंडक्टर लिया है, ये ब्राउन कलर का जो आप देख रहे हो ये कंडक्टर है इस तरीके से, और इस ब्राउन कंडक्टर को इस वाले हिस्से में मैंने थोड़ा सा मैग्नीफाई करके दिखा रखा है। यहाँ पर मैंने इस हिस्से में अपने कंडक्टर को थोड़ा मैग्नीफाई करके दिखा रखा है। दिखाया है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो एक कंडक्टर ही होता है, लेकिन उसका रेजिस्टेंस कुछ ज़्यादा होता है, और रेजिस्टेंस का कारण होता है अंदर इलेक्ट्रॉन का मेटल आयंस और दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन। ये जो छोटे आप ब्लू डॉट्स देख रहे हैं ये तो है इलेक्ट्रॉन्स, और जो बड़े रेड डॉट्स हैं जो वाइब्रेट भी कर रहे हैं ये हैं ऐसे एटम्स कंडक्टर के जो अपना इलेक्ट्रॉन खो चुके हैं। तो रेजिस्टेंस का मेन कारण होता है इन इलेक्ट्रॉन्स का सीधा रास्ता ना होना, बल्कि टेढ़ा मेढ़ा होकर के जिगजैग जा कर के रैंडम होते हुए दूसरे मेटल आयंस के साथ टकराते हुए जाना, जिससे इसका रास्ता काफ़ी बढ़ जाता है, रुकावट काफ़ी बढ़ जाती है, और ऑब्स्ट्रक्शन को ही हम रेजिस्टेंस कहते हैं, रुकावट को ही हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ये है रेजिस्टेंस का सिंबल। बेशक इसको टेढ़ा मेढ़ा जिगजैग दिखा रखा है, लेकिन ज़्यादातर रेजिस्टेंस ऐसे हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। बेसिक पर्पस ये है कि रेजिस्टेंस को दिखाने का कि ये जो रास्ता है हमारे करंट का टेढ़ा मेढ़ा है, बल्कि ज़्यादातर जो हमारे रेजिस्टेंस होते हैं एक स्ट्रेट कंडक्टर ही होते हैं। अब हम पहचानेंगे कि रेजिस्टेंस सीरीज़ में कब होते हैं। रेजिस्टेंस सीरीज़ में तब होंगे जब सभी रेजिस्टेंस एक साथ एक ही रास्ते पर रखे गए हों और कोई रास्ता एक किनारे से दूसरे किनारे के बीच में ना हो। जैसे इस किनारे और इस किनारे के बीच में अगर करंट फ्लो करता है तो करंट का और कोई रास्ता नहीं है। हम देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारा जो करंट है जा रहा है और कोई और रास्ता नहीं है इस करंट को जाने का। तो जितने भी रेजिस्टेंस उस रास्ते पर पड़ते हैं वो सारे सीरीज़ में कहलाएंगे। यहाँ पर चारों हैं, चारों ही सीरीज़ में होंगे क्योंकि करंट का और कोई रास्ता है ही नहीं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बेशक इनको बनाया इस तरीके से गया है, लेकिन करंट का रास्ता और कोई नहीं है, सिर्फ यही है। तो ये चारों हमारे ये तीनों रेजिस्टेंस हमारे सीरीज़ में ही होंगे। इसी तरीके से पैरेलल में कैसे पहचानेंगे। यहाँ देख रहे हैं हम कि हमारे तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में हैं। पैरेलल में होने का एक हम देख सकते हैं कि तीनों का एक ही कॉमन पॉइंट है, एक तरफ तीनों का एंड पॉइंट एक है, यहाँ पर जिस तरीके से हम यहाँ देख रहे हैं ये, और यहाँ पर भी इन तीनों का एक ही एंड पॉइंट है। तो ये तीनों हम कहेंगे पैरेलल में है, और हम देख सकते हैं किस तरीके से करंट इनमें डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर तीनों रेजिस्टेंस इक्वल हैं तो लगभग इक्वल करंट डिवाइड दिखाया गया है। तीनों की जो कलर की डॉट्स हैं वो ग्रीन कलर की डॉट्स हैं, और वापस तीनों का करंट मिल करके फिर से एक बड़ी रेड डॉट बन जाती है जो करंट को दिखा रही है। यहाँ पर फिर से रेड डॉट तीन अलग अलग ग्रीन डॉट्स में बन जाती है। अगले में हम देख रहे हैं कि तीनों रेजिस्टेंस अलग अलग हैं। तो जो छोटा रेजिस्टेंस में बड़ी डॉट दिखा रखी है ज़्यादा करंट के लिए, और जो ये बड़ा रेजिस्टेंस है इसमें छोटी डॉट दिखाई है थोड़े करंट के लिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तीनों के जो एंड पॉइंट्स हैं इस तरफ कॉमन है, यहाँ के भी ये जो तीनों एंड पॉइंट्स हैं ये भी कॉमन पे हैं, इसलिए तीनों रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल में कहलाएंगे। अब इस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को ध्यान से देखते हैं किस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है। हमारी रेड डॉट गई और फिर दो पिंक डॉट्स में कन्वर्ट हो जाती है, और पिंक डॉट्स दोबारा से यहाँ जाती है, फिर से वाइट डॉट्स में कन्वर्ट हो रही है, यानी कि दो करंट अलग अलग इसमें जा रहे हैं, मिल करके दोबारा से एक ग्रीन डॉट बन रही है। यहाँ पर ये जो येलो डॉट आ रही है, हम देख रहे हैं कि येलो डॉट जो यहाँ पर आ रही है वो दोबारा से टकराने के बाद जो येलो डॉट है फिर से यहाँ पर दो ब्लू डॉट्स में कन्वर्ट हो रही है, यानी कि इन दोनों में करंट डिवाइड हो रहा है। ऐसे ही पूरे सर्किट के अंदर किस तरीके से डिवाइड हो रहा है हम देख सकते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस जिनके एंड पॉइंट्स कॉमन है उनको अगर ढूंढें तो इनके एंड पॉइंट्स कॉमन है इन दोनों के, और ये वाला एंड पॉइंट इन दोनों का कॉमन है। इसी तरीके से ये इन दोनों का ये वाला एंड पॉइंट कॉमन है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये भी एंड पॉइंट इन दोनों का कॉमन है। तो ये दोनों पैरेलल में हुए, ठीक है। और ये जो दोनों हम देख रहे हैं ये दोनों का करंट एक ही है, दोनों एक ही रास्ते पे पड़ रहे हैं, तो ये दोनों हमारे सीरीज़ में कहलाएंगे।
इसी तरीके से ये दोनों रेजिस्टेंस भी एक ही रास्ते पर पड़ते हैं, इसलिए ये भी सीरीज़ में होंगे। तो हमने देखा उसके हिसाब से हम कह सकते हैं ये दोनों, क्योंकि एक रास्ते पड़ते हैं, ये दोनों सीरीज़ में हैं, ये दोनों भी सीरीज़ में हैं, और क्योंकि इन दोनों के एंड पॉइंट्स कॉमन हैं इसलिए ये भी पैरेलल पे हैं और ये दोनों भी पैरेलल में हैं। अब बाकी बचो हुए का क्या कर सकते हैं, हमारे जो रेजिस्टेंस बच गए हैं उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं? उनके बारे में फ़िलहाल हम कुछ नहीं कह सकते, ना तो वो सीरीज़ में है ना ही पैरेलल में है। एक और बात ध्यान देने वाली बात है, अगर रेजिस्टेंस ना सीरीज़ में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पैरेलल में होंगे, और अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में नहीं है तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो सीरीज़ में होंगे। कभी कभी हम कुछ डिसाइड फ़िलहाल नहीं कर पाते, जैसे हम ये देख रहे हैं कि इस सिचुएशन में इनके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते जब तक हम तीनों चारों को सॉल्व नहीं कर लेते, जो मैंने हाईलाइट करके दिखा रखी हैं, तब तक हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि ये बाकी रेजिस्टेंस सीरीज़ में है या पैरेलल में है। अब हम देखते हैं कि बैटरी का पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है। हम जानते हैं कि बैटरी के अंदर हमेशा केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और एक इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज होता चला जाता है। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि किस तरीके से चार्ज डेवलप होते हुए इलेक्ट्रोड के ऊपर बने हुए हैं। तो इस तरीके से हमारी जो है बैटरी चार्ज होती है, बल्कि बैटरी चार्ज होने मतलब यहाँ पर यह है कि किस तरीके से केमिकल रिएक्शन की वजह से एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिवली चार्ज होता है और एक इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। और जैसे हम इसको स्विच ऑन करेंगे करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। ये जो प्लस की एक बड़ी डॉट दिखा रखी है करंट को दिखाती है, और ऐसे हमारा करंट फ्लो करता है। और अगर हम कहते हैं, मान लीजिए कि हमारी बैटरी हर कुलॉम के लिए, फॉर एवरी कुलॉम, हर कुलॉम के लिए, यहाँ दिखा रखा है सी, हर कुलॉम के लिए 30 जूल्स खर्च करती है। इसका मतलब ये है कि हमारे करंट को, हमारे चार्जेस को, हर कुलॉम के चार्ज को 30 जूल्स मिल रही है। इसी का मतलब है 30 वोल्ट, हमारी बैटरी 30 वोल्ट की है, और ये 30 वोल्ट हमारे एक कुलॉम चार्ज को मिल रहा है। और ये जो हमारी जो चार्ज हैं, ये करंट है, इस एनर्जी को लेकर के डिवाइड करते हुए जाएंगे, इसी को पोटेंशियल ड्रॉप कहते हैं। तो जिस तरह हम देख रहे हैं कि 30 जूल पर कुलॉम यानी 30 वोल्ट, इस वाले एंड पर 30 वोल्ट की वोल्टेज रहेगी। और अगर हमारे करंट को इस रेजिस्टेंस में फ्लो करने के लिए, जाने के लिए इतना खर्च करना पड़ा, एक कुलॉम के लिए 5 जूल का खर्चा करना पड़ा, तो हम कहेंगे इस पर 5 वोल्ट की वोल्टेज ड्रॉप हुई। तो 30 में से 5 वोल्ट ड्रॉप हो गया, तो यहाँ पर बचता है 25। इस 25 जूल पर कुलॉम की एनर्जी के साथ हमारा जो करंट है आगे जाएगा। अगले वाले रेजिस्टेंस में मान लो 4 जूल पर कुलॉम खर्च हुआ, तो हम कहेंगे इसमें 4 वोल्ट की पोटेंशियल ड्रॉप हुई, यानी 25 में से 4 वोल्ट ड्रॉप हो गया, तो बचता है हमारे पास 21। अब 21 एनर्जी के साथ हमारे जो कुलॉम चार्ज हैं वो आगे जाएंगे, और मान लो इसमें 11 जूल पर कुलॉम यानी 11 वोल्ट का ड्रॉप हुआ, पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, तो हमारे पास बची हुई वोल्टेज 10 वोल्ट बचती है, 10 जूल पर कुलॉम भी कह सकते हैं। तो हमारे जो चार्ज है, हमारा जो करंट है, इतनी एनर्जी के साथ आगे जाएगा। और अगर सारी वोल्ट इसमें ड्रॉप हो जाती है तो हम कहेंगे इसमें 10 वोल्ट ड्रॉप हुई, तो अब हमारे पास कुछ भी एनर्जी नहीं बची, तो ये वाला एंड जो है 0 वोल्टेज पर आ जाएगा। तो 30 वोल्ट का मतलब ये है कि ये वाला जो एंड है वो 30 वोल्ट पर है। मेरी राइटिंग यहाँ पर थोड़ी ख़राब आ रही है, मैं माउस से कर रहा हूँ, और ये वाला 0 वोल्ट पे होगा। ऐसे भी कह सकते हैं, तभी इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 30 का है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर इसको 30 कहते हैं तो ये 0 पे होगा, लेकिन अगर ये 60 पर है, अगर ये 60 पर है तो ये 30 पर होगा। जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ कि किस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो अगर ये 60 पे 30 पे, अगर ये 30 पे तो ये 0 पे है। अगर ये +15 पर है तो इसको हम लोग जो है +15 में लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो इसको हम लोग -15 कहेंगे। तो ये हमारा -15 वोल्ट पर है, तो अभी पोटेंशियल डिफरेंस 30 का ही हुआ। तो ये मतलब है हमारी बैटरी की वोल्टेज का 30 वोल्ट होने का। इसी तरीके से हम अगले वाली स्लाइड में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से बैटरी चार्ज होती है और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। लेकिन अब की बार हमारे जो रेजिस्टेंस हैं वो पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो हमारा जो करंट है, हमारे जो चार्जेस हैं वो जा रहे हैं। तो ये वाला जो एंड है, क्योंकि इसमें हमारी ये सेम बैटरी, वही बैटरी है, तो 30 जूल पर कुलॉम काम कर रही है, तो ये वाला एंड हमारा 30 वोल्ट पर आ गया। तो ये तीनों एंड भी 30 वोल्ट पर आ गए, ये तीनों एंड 30 वोल्ट पे होंगे, और तीनों में 30 वोल्ट ड्रॉप होने के बाद तीनों के दूसरे एंड पर वोल्टेज बनेगी 0। तो क्योंकि ये तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में हैं, हम देख रहे हैं ये तीनों 30 वोल्ट पर आ गए, और ये बाकी बचे हुए तीनों किनारे, ये वाला किनारा, ये वाला किनारा और ये वाला किनारा
0 वोल्ट पे आ गया। तो तीनों की वोल्टेज सेम है, इसलिए पैरेलल में हम कहते हैं कि वोल्टेज सेम रहती है, यही कारण है सेम वोल्टेज रहने का। अब हम निकालेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज़। तो जैसे हमने देखा था कि भाई जब सभी रेजिस्टेंस एक ही रास्ते पड़ते हों और कोई रास्ता ना हो तो तीनों सीरीज़ में होंगे। हम यहाँ देख भी रहे हैं कि तीनों सीरीज़ में है और एक ही करंट फ्लो कर रहा है। मान लो इनका रेजिस्टेंस है R1, R2, R3, R4 या n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस में ले सकते हैं। करंट सब में सेम रहेगा, तो क्योंकि रेजिस्टेंस अलग अलग हैं तो इनमें वोल्टेज भी अलग अलग होगी। तो V1, V2, V3, V4 इनकी वोल्टेज है। और हमने देखा था कि जो टोटल सेल की वोल्टेज होती है वो सभी की वोल्टेज का सम होगी। तो हम अगर n रेजिस्टेंस ले रहे हैं तो उनकी n वोल्टेज का सम हम यहाँ पर कर रहे हैं। अगले स्टेप में अगर सभी रेजिस्टेंस को रिप्लेस करके, इन सब को रिप्लेस करके मैं एक रेजिस्टेंस लगा दूं जिसका नाम होगा RS, तो हम लिखेंगे V को लिखेंगे, इसको V को लिखेंगे IRS। V1 बन जाएगा IR1 क्योंकि हमारा इसमें करंट I है और इसका रेजिस्टेंस R1 है, तो इसकी वोल्टेज IR1 हो जाती है। दूसरे के लिए IR2 एंड सो ऑन। सब में हमारे जितने भी रेजिस्टेंस सब में करंट सेम है, इसलिए हम करंट को कॉमन निकाल के काट देंगे तो हमारे पास मिलेगा RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 एंड सो ऑन। तो सभी का रेजिस्टेंस जुड़ जाता है। तो सीरीज़ में रेजिस्टेंस बढ़ता है और हम कह सकते हैं हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा यानी RS आएगा वो इन सब में से R1, R2, R3, R4 या जितने भी रेजिस्टेंस हैं सब में से बड़े से भी बड़ा होगा। अगले हम देख रहे हैं कि हम निकालेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। और अब हम क्योंकि देख रहे हैं कि सब पैरेलल में हैं, सबके रेजिस्टेंस अलग अलग हैं, वोल्टेज सबकी सेम होगी, हम पहले देख चुके हैं, तो करंट सबका अलग अलग होगा इस तरीके से। तो टोटल करंट हम लिख सकते हैं सभी करंट का डायरेक्ट सम हो जाएगा। हम यहाँ देख भी रहे हैं कि रेड डॉट 3 ग्रीन डॉट्स में बदल रही है और 3 ग्रीन डॉट्स दोबारा से जुड़ करके एक रेड डॉट में कन्वर्ट हो रही है। तो जो टोटल करंट है सभी ब्रांचेस के करंट का सम हुआ। I1 को हम लिख सकते हैं क्योंकि वोल्टेज सबकी सेम है, इस I1 होगा इसके अक्रॉस वोल्टेज डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, सो V बाई R1। I2 को लिखेंगे V बाई R2, ऐसे करते चले जाएंगे n रेजिस्टेंस तक V बाई RN। और अगर इन सभी को, इन तीनों को या जितने भी हमारे पास रेजिस्टेंस सबको रिप्लेस कर दिया जाए तो हमें एक नया रेजिस्टेंस मिलेगा जिसको हम कहेंगे RP। और इन सभी को RP से रिप्लेस करने के बाद भी हमारे पास उतना ही करंट फ्लो करेगा जितना अब कर रहा है, यानी कि I करंट फ्लो करेगा। तो हम लोग इस I को लिख देंगे V बाई RP। वोल्टेज क्योंकि सेम है सब में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कटने के बाद हमें मिलेगा ये वाली वैल्यू। तो ये हुआ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, बल्कि हम कहेंगे रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। अब जितने भी रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े होते हैं, एक खास बात ये होती है कि सभी का जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा पैरेलल में जुड़ने पर वो सबसे छोटे से भी छोटा होगा, यानी पैरेलल में रेजिस्टेंस हमारा कम हो जाता है। तो ये रहा आज का टॉपिक। होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।